हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप अपना ख्याल इस कोविड काल में रख रहे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस कोविड काल में आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने एक बार पुनः सोचा कि आप लोगों के सामने कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संग्रह करके मैं लेके आता हूं। मैंने उत्तराखंड के इतिहास पर कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, जैसे गढ़वाल का प्राचीन इतिहास और कुमाऊं का चंद इतिहास के बारे में भी मैंने आपके सामने पिछली वीडियोस में काफ़ी चर्चा की है। तो आज मैंने सोचा कि उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे पास विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे ग्रुप सी हो, तो उस पर मैं कुछ प्रश्नों का संग्रह करके आप लोगों के सामने लाया था। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लेने से वीडियो लंबी हो जा रही है, बातें हम करते रहेंगे कमेंट सेक्शन में। तो प्रश्नों की बात करते हैं। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, वो आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर बात करेंगे प्राचीन एवं मध्यकालीन उत्तराखंड पर आधारित प्रश्न। जो प्राचीन उत्तराखंड था और मध्यकालीन उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उन पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ रहा है कि स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख किया गया है, इसमें से कौन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है ना। तो जो स्कंद पुराण है उसमें 5 हिमालयी जो क्षेत्र थे, उसमें उत्तराखंड में दो जो यहाँ पर हिमालयी खंडों की बात की गई थी, एक तो मानस खंड और दूसरा केदार खंड। मानस खंड आपको सभी को पता है कुमाऊं को कहा गया है, ठीक है, और केदारखंड आपका गढ़वाल को कहा गया है। तो इस तरीके से आपका जो उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। उत्तराखंड के किस स्थल को मनु का निवास स्थान माना गया है। मनु का जो स्थान कहा जाता है वो अलकापुरी को कहा जाता है स्टूडेंट। तो ये आप अपने माइंड में रखेंगे, चमोली। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात आती है, एक पौराणिक नाम आता है और एक ऐतिहासिक नाम आता है। ठीक है, तो इस पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है वो बाराहाट है, वो आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पर पौराणिक नाम की बात कही गई है, तो पौराणिक नाम जो है उत्तरकाशी का वो है सौम्य काशी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है, सौम्य काशी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये उत्तराखंड पर रिलेटेड है, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है ना। तो इसमें क्या बात कही गई है, पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, इस काल में लेखन कला के प्रचलन के पश्चात भी इसके लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। तो ये बात सत्य है कि उत्तराखंड में बहुत सारे लेखन आद्य ऐतिहासिक काल के बहुत सारे संदर्भ मिले हुए हैं और वो हमारे पास हैं, लेकिन हम उनको अभी तक भी पढ़ नहीं पाए हैं। तो ए बिल्कुल सत्य है। बी ऑप्शन कह रहा है कि आद्य ऐतिहासिक काल के लोगों को लोहे, ताम्र धातुओं, कृषि और नगरीय सभ्यता का ज्ञान था। तो ये बात भी स्टूडेंट बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना। तो था आद्य ऐतिहासिक काल में। और सी क्या है, रामगंगा घाटी से महापाषाणीय समाधान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये बात भी सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ में ये कथन जो यहाँ पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के सामने, ये सारे सत्य हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र से चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि जो मिट्टी के जो बर्तन थे और उन पर चित्रात्मक किया गया था, ये विशेष रूप से हमारे हरिद्वार क्षेत्र में भी प्राप्त हुए थे और गढ़वाल क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। तो आपका जो उत्तर होगा कि चित्रित धूसर मृदभांड जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो आपके गढ़वाली क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। कोटद्वार में मिले थे, कुछ हरिद्वार में मिले थे। तो आपका आंसर हो जाएगा गढ़वाली क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बौद्ध साहित्य के ग्रंथों, पाली भाषा विशेष रूप से, यहाँ पर तो क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग, बौद्ध साहित्य के ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वैसे तो उत्तराखंड का जो वर्णन है वो आपका ऋग्वेद में प्राप्त होता है, स्कंद पुराण में प्राप्त होता है, बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है। तो सब में अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है ना। तो जैसा अगर हम बात करें कि स्कंद पुराण की ही बात करें तो उसमें केदारखंड और मानस खंड है। मैं अभी बौद्ध साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि स्कंद पुराण की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। तो मानस खंड आपका ये कह सकते हैं, आपकी जो डी ऑप्शन है वो तो स्कंद पुराण में कहा गया है, ठीक है ना। माया क्षेत्र जो कहा था वो आपके ह्वेनसांग ने कहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बात आती है कि बौद्ध साहित्य के ग्रंथों में जो उत्तराखंड के लिए जो नाम प्रयुक्त किया गया है वो नाम था हिमवंत। आप इसको क्लियर रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम। अभी इससे पहले पौराणिक नाम आया था सौम्यकाशी, अब यहाँ पर ऐतिहासिक नाम आ गया, तो ये आप सभी को पता होता है और ये उत्तर हो जाएगा बाड़ा हाट, ऑप्शन डी, ठीक है। प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थित स्थल लाखुड्यार, तो लाखुड्यार जो फेमस है सभी को पता है, दलबेंड के निकट अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा कि लाखुड्यार कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा अल्मोड़ा जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में योग एवं नृत्य करती हुई मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो योग एवं नृत्य करती हुई जो मानव आकृतियां जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी आपकी फल सीमा, ठीक है। और फल सीमा आपका कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे। कई बार जैसे अभी पूछा गया था कि लाखुड्यार कहाँ है, फल सीमा भी लाखुड्यार के ही नज़दीक है। तो फल सीमा से क्या प्राप्त हुआ है, आपका योग एवं नृत्य करते हुए मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लुईथाप से प्राप्त गुफा शैलचित्र वर्तमान में उत्तराखंड के किस जिले में है। तो लुईथाप भी दोस्तों आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। लाखुड्यार हो गया आपका, फल सीमा हो गया, और लुईथाप जो गुफा है वो भी आपका कहाँ है, अल्मोड़ा में है। इसके अलावा आपने सुना होगा गोरखा उडियार आपका चमोली में है, किमनी गांव आपका चमोली में है, मलारी गांव आपका चमोली में है, बनकोट आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार के शैलचित्र पाए गए हैं, गुफा शैलचित्र, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 ताम्र मानवाकृतियां प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुई हैं। तो 8 ताम्र मानवाकृतियां जो प्राप्त हुई हैं दोस्तों वो हुई हैं बनकोट से, और बनकोट आपका है पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है। तो पौड़ी गढ़वाल, अगर मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहूँ कि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, वो तो वो हो जाएगा आपका हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। अगर मैं बात करूं कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे काठगोदाम, ठीक है। और अगर मैं गढ़वाल का प्रवेश द्वार की अगर आपसे बात करूं तो वो है आपका कोटद्वार। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पौड़ी गढ़वाल यानी कि गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार जो कहलाता है वो आपका कोटद्वार कहलाता है, जबकि हरिद्वार आपका उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उत्तराखंड का मनीषियों की भूमि और देवभूमि के नाम से पुकारा गया था ऋग्वेद में, और मनीषियों की भूमि भी कहा गया है उत्तराखंड को। तो आप इस चीज़ को क्लियर रखेंगे कि उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख मिला है साहित्यिक रूप से तो वो ऋग्वेद में मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं यहाँ पर, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से संबोधित किया गया था। ये कई बार पूछा भी जाता है ये प्रश्न, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, केदारनाथ को मृगतुंग के नाम से जाना जाता है। मृगतुंग के नाम से केदारनाथ को जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। अब स्कंद पुराण में ऑलरेडी इस पर व्याख्या कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं 2 मंडल हैं। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल मंडल को आपका केदारखंड कहा गया है और कुमाऊं मंडल को मानसखंड कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा, गढ़वाल के लिए पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा केदारखंड, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, कर्तपुर राज्य में वर्तमान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है। तो कर्तपुर जो राज्य था वो काफ़ी फैला हुआ था, जिसमें हिमाचल प्रदेश था, उत्तरी रोहिलखंड था और हमारा उत्तराखंड था। तो इसमें ऑप्शन में यहाँ पर सभी दिख रहे हैं, उत्तराखंड दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश दिख रहा है और उत्तरी रोहिलखंड दिख रहा है, ठीक है, जो कि यूपी में पड़ता है आधा पोर्शन। तो इन तीनों को तो आपका आंसर हो जाएगा और आंसर डी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने प्रश्नों को वहाँ पर करेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, किस वंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। प्रथम ऐतिहासिक
यहाँ पर एक चीज़ आता है, वैसे तो कुणिंदों को यहाँ पर कहा जाता है कि पहला वंश था, ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से जो पहला वंश माना जाता है वो कार्तिकेयपुर राजवंश कहलाता है। और कार्तिकेयपुर जो राजवंश था उसके संस्थापक भी कौन थे? कुणिंद थे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर प्रश्न की प्रकृति को देखेंगे कि किस वंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्तिकेयपुर। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान। तो गोविसाण की जो पहचान हुई है दोस्तों वो हुई है आपका काशीपुर से, ठीक है। तो गोविसाण आपके कहाँ से प्राप्त हुई है? काशीपुर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन अगर बात कर लेते हैं 19, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन साहित्य में, तो प्राचीन साहित्य स्पेशली स्कंद पुराण की अगर हम बात करें तो मानस खंड के नाम से जाना जाता है, और केदार खंड के नाम से गढ़वाल क्षेत्र को जाना जाता है, देवभूमि पूरे उत्तराखंड को कहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा मानस खंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है? कालसी अभिलेख, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपका पाली भाषा में है दोस्तों, ठीक है। अशोक का जो कालसी अभिलेख है वो किस भाषा में है? पाली भाषा में है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, मोखरी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मोखरी वंश का जो अंतिम शासक था वो थे आपके ग्रहवर्मा। कौन थे? ग्रहवर्मा। मोखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा थे, ठीक है ना। उसके बाद अगला है, कर्तपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कर्तपुर राज्य के जो संस्थापक थे, तो मैं आपको कहना भी चाह रहा था कि जो वैसे उत्तराखंड का पहला राजवंश माना जाता है वो कुणिंद माना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से हम कार्तिकेयपुर को बोलते हैं। यहाँ पर कर्तपुर राज्य के संस्थापक की बात करी जा रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुणिंद, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी में अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ था हमें, और अशोक जो थे वो थे मौर्य वंश से संबंधित, ठीक है। तो मौर्य वंश, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा मौर्य वंश, ठीक है। महाभारत काल में कूर्मांचल में निम्न में से किन किन जातियों का निवास था? महाभारत काल में कूर्मांचल में निम्न में से किन किन जातियों का निवास था? तो ये ऑप्शन में जो दिया गया है यक्ष, किरात, खस, ये सभी यहाँ पर महाभारत काल में कूर्मांचल में इस प्रकार की जातियाँ थी, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यक्ष, खस, किरात सभी प्रकार की जातियाँ यहाँ पर पाई जाती थी। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके सामने, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सबसे पहले पॉइंट तो हमारा ये बन गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? तो आप कहेंगे कालिदास ने लिखी है, ठीक है ना। तो कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी वो हमारे उत्तराखंड में ही की है, और पौड़ी स्थित कर्णवाश्रम, और ये भी एक प्रश्न ये भी बन गया कि कर्णवाश्रम कहाँ पर है? तो आप बोलोगे पौड़ी जिले में है, ठीक है। तो अब प्रश्न देख लेते हैं कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णवाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो कर्णवाश्रम है वो आपका मालिनी नदी के तट पर है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड चाहे वो कालिदास से रिलेटेड हो चाहे वो कर्णवाश्रम से रिलेटेड हो, प्रश्न आपके सामने पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो अभी हमने कालसी अभिलेख में भी ये बात पता करी, तो अशोक आपका मौर्य वंश से संबंधित था, तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, वर्धन वंश है, इसमें कुषाण है, गुप्त है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका उत्तर है मौर्य वंश, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, छठी सदी के उत्तरार्ध में निम्न में से किस वंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार? तो नागों की सत्ता जो समाप्त की थी वो मोखरियों ने की थी, ठीक है ना। मोखरी जो शासनकाल था उसने नागों की सत्ता को क्या किया था? उत्तराखंड से समाप्त कर दिया था, और मोखरी राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन 28, अशोककालीन शिलालेख राज्य में किस स्थान पर मिला है? तो ये बहुत बार पूछ लिया गया है। अशोककालीन शिलालेख आपका कालसी, ठीक है ना, देहरादून में पड़ता है ये कालसी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 29, आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन निम्न में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो जो ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, ये आपके आए थे मोखरी शासनकाल में, ठीक है, जिन्होंने नागों की सत्ता को समाप्त किया था
और मौखरी शासन यहाँ पर जब था उस समय आदि गुरु शंकराचार्य जी उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे और यहाँ पर इन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ की स्थापना भी करी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 30। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों की राजभाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर राजवंश था, उनके शासकों की जो राजभाषा थी दोस्तों वो थी संस्कृत। आप क्लियर रखेंगे, संस्कृत राजभाषा थी यहाँ की, ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात कर लें, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो ये जो की थी वो की थी आपकी बसंत देव ने, ठीक है। कई लोग बसंत देव को कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक भी मानते हैं, ठीक है ना। तो बसंत देव को ने क्या उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा, महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? महाभारत में कुनिंद नरेश, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, उत्तराखंड कुनिंद नरेश, तो ये द्विज श्रेष्ठ नाम से जाने जाते थे। महाभारत में जो कुनिंद नरेश थे वो द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। परमार वंश का संस्थापक कौन था? अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि परमार जो गढ़वाल का पंवार वंश या इसको परमार वंश भी कहते हैं, पंवार वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो गढ़वाल का मुख्य रूप से पंवार वंश 888 ईस्वी में यहाँ पर कनकपाल जी आए थे और उन्होंने ही ये पंवार वंश की स्थापना डाली थी। तो पंवार वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कनकपाल, ठीक है। अजयपाल एक प्रतापी राजा था जिसने राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ और फिर उसके बाद श्रीनगर विस्थापित की थी, ठीक है ना। तो परमार वंश का संस्थापक जो था वो था कनकपाल। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आपके सामने आ रहा है, कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की थी? तो कल्याण जो चंद्रोदयम की रचना थी वो की थी कवि शिव ने, ठीक है। इन्हीं के दरबारी थे ये कवि शिव, तो आपको याद रखना होगा कल्याण चंद्रोदयम की रचना कवि शिव ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन है वासुदेव, निम्बरदेव, लाखनदेव या सुभिक्ष राजदेव। तो वासुदेव, इनको कहीं पर वासुदेव कहा जाता है, कहीं पर बसंत देव कहा जाता है। तो कत्यूरी राजवंश का जो संस्थापक होगा वो होगा वासुदेव, ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन चंद शासकों द्वारा निर्मित किला नहीं है? तो मल्ला महल का किला ये भी आपका कुमाऊं में है, राजबूंगा का किला ये भी वहाँ पर है और लाल मंडी का किला भी है। लेकिन जो चांदपुरगढ़ किला है ये तो पंवार वंश के शासनकाल में गढ़वाल में है ये, ठीक है। गैरसैंण कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर स्थित है चांदपुर का किला, चमोली जिले में, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा चांदपुरगढ़ का किला। बाकी लाल मंडी किला, राजबूंगा का किला और मल्ला महल का किला जो है वो आपका कहाँ पर है? अल्मोड़ा और कुमाऊं में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं 37 की, विवरणों के अनुसार किस राजा को शत्रुहंता और युद्ध विशेषज्ञ की संज्ञा दी गई है? तो आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, इसका जो उत्तर होगा वो होगा निम्बर, क्योंकि निम्बर ने कहा जाता है कि शिव के पुत्र तिमिर को पराजित किया था और उसके बाद उसने शत्रुहंता और युद्ध विशेषज्ञ की संज्ञा ग्रहण की थी। तो निम्बर को शत्रुहंता के नाम से जाना जाता है, जबकि बसंत देव को किस नाम से जाना जाता है? आपने देखा परम भट्टारक महाराजाधिराज, ठीक है। और शत्रुहंता के नाम से निम्बर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था, ठीक है। तो चांदपुर अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको, जो चांदपुरगढ़ वो गढ़वाल में था और वो चमोली जिले में मुख्य रूप से, ठीक है ना। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था, स्टार्टिंग में चमोली में था, ठीक है। उसके बाद तो पूरे गढ़वाल में इनका शासन हुआ था, क्योंकि 52 गढ़ों को एकत्रित किया था अजयपाल ने, ठीक है, और पूरे गढ़वाल पर शासन किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 39, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है? कत्यूरी राजाओं की जो कुल देवी थी वो थी नंदा देवी, ठीक है। आपने नंदा देवी राजजात का नाम भी सुना होगा, प्रत्येक वर्ष 12 सालों में आती है ये, ठीक है ना, प्रत्येक 12 साल में एक बार, ठीक है। तो ये आपको देखना है नंदा देवी, तो इनकी जो नंदा देवी थी, कत्यूरी राजाओं की जो कुल देवी थी वो थी नंदा देवी। अगला क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है, कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है,
तो यहाँ पर ऑप्शन है दूनागिरी, बागेश्वर, द्वाराहाट, जागेश्वर। तो इन्होंने, आपको पता होना चाहिए कि बागनाथ को भी इन्होंने राजधानी बनाया था कत्यूरियों ने। तो बागेश्वर आपका ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह था? तो राजकीय चिन्ह, जो चंद वंश का राजकीय चिन्ह था, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो वो था आपका गाय। ठीक हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राजा सोमचंद किस राज्य से संबंधित था? तो सोमचंद, नाम से ही पता लग रहा है चंद, तो ये हो जाएगा चंद साम्राज्य से। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि गढ़वाल शासक महिपत शाह की पत्नी थी नागकटी रानी, जो यानी कि जो कि कर्णावती रानी थी। इन्होंने मुगल शासक शाहजहां के सैनिकों की नाक काट दी थी, इसलिए इनको नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता था। तो नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? कर्णावती को। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी एग्जाम अगर आप उत्तराखंड में किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मैंने 43 क्वेश्चन पर आप पर डिस्कस किया, यहाँ से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो ज़रूर आएंगे। तो आशा करता हूँ आपका समय शुभ रहे, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।